और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, योगी का ऑपरेशन घुसपैठ यूपी में शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मिले। तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी डीजीपी ने फ्लैग डे पर योगी को फ्लैग दिया है। खुद अमिताभ यश भी मौके पर मौजूद थे। दूसरी तरफ देखिए, तौकीर रजा के करीबी की इमारत गिरा दी गई है। कल से बुलडोजर चल रहा था, आज एक और इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई। कल जो मैंने आपको इमारत दिखाई थी वो दूसरी थी, और ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी इमारत है तौकीर के करीबी की। बहुत सी दुकानें थी यहां, सब बुलडोजर से गिरा दी गई है। और आरोप था कि अवैध तरीके से निर्माण कर बनाई गई 25 करोड़ रुपए की लागत से ये इमारतें बनी थी। दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज बड़े जिला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बड़ी बैठक में योगी आदित्यनाथ ने साफ ऑर्डर दिए कि यूपी में जो भी घुसपैठ करके घुसा है उस पर कड़ी कार्रवाई और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को ऑर्डर दे दिया है, तलाश शुरू करिए। अगली तस्वीर देखिए जरा, पुलिस ने किस तरह से, पुलिस अब इस तरह से एक्शन शुरू करेगी। पेट्रोलिंग के जरिए, सर्च ऑपरेशन के जरिए घुसपैठियों पर नकेल लगाई जाएगी। घुसपैठियों की तलाश शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, म्यांमार से आए हैं उनकी तलाश हो रही है। इस तरह की तलाश शुरू हुई। आपको बताऊं, बंगाल में तो किस तरह से भगदड़ मची थी, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी भगदड़ शुरू होगी जब घुसपैठियों की ढूंढ होगी। घुसपैठिए हैं उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसी तरह की तस्वीर बंगाल से भी आई। यूपी में भी जो भी घुसपैठी जिन जिन इलाकों में मौजूद है, खास तरह के वो जिले हैं जहां घुसपैठियों की तादाद ज्यादा है, उन पर एक्शन शुरू होगा। अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा। घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। योगी राज में अब घुसपैठियों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू है। योगी ने घुसपैठियों को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर यूपी में दिखे तो सीधे डिटेंशन सेंटर जाना होगा। अगले 2 साल में पश्चिम बंगाल, केरल, असम के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जहां घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो सकती है। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक है। बड़ा सवाल यह है, क्या यूपी में 2027 का चुनाव और बाकी राज्यों में चुनाव घुसपैठियों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा?
अब देखिए जरा योगी का ऑर्डर क्या है डीएम को, जिला अधिकारियों को। सीएम योगी ने 75 जिलों के डीएम को निर्देश दिया है। 76 जिले हैं, सभी के जिला अधिकारियों के लिए निर्देश है। अवैध घुसपैठियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। जिनकी पहचान बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या या पाकिस्तानी नागरिक के रूप में होगी, उन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल से काफी लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं, साथ ही सुरक्षित जगहों पर जाने की भी तलाश कर रहे हैं। एसआईआर से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है यूपी में भी घुसे। इस वजह से योगी ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर दिया है। योगी ने आदेश में साफ कहा है कि अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश नेपाल से खुली सीमा साझा करता है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक आ जा सकते हैं, लेकिन अन्य देशों के लोगों पर जांच लागू होती है। योगी ने बिहार की रैली में भी घुसपैठियों को लेकर बयान दिया था। सभी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठियों की संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी, यह योगी ने कहा था। सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के डीजीपी क्या कह रहे हैं। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग जो घुसपैठिए हैं, ऐसे विदेशी हैं जो कि अनाधिकृत रूप से यहाँ पर आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। इसको अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और कतिपय जगहों पर जो डिटेंशन सेंटर हैं, उनका प्रावधान जो कि कानून में है, उसको सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे कि उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तो उत्तर प्रदेश में अब यह कार्रवाई युद्ध स्तर पर शुरू होने जा रही है। जिन राज्यों में शुरू हुई है उनके हालात देखिए, वहां भगदड़ मची है। इससे एक बात पता चल रही है कि बड़े संख्या में लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, अवैध तरीके से रह रहे हैं। जैसे ही आपको दिखाऊं कि जो यहां के नहीं है उन्हें पता है पकड़े जाएंगे, इसलिए वो सब बॉर्डर पर पहुंच गए कि किस तरह उन्हें वापस निकलना है अपने देश में, क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन्हें पता है कि एसआईआर में नाम कटेगा तो फिर आप लिस्ट से भी बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आई थी भगदड़ की। यही स्थिति कोलकाता में भी हुई, वहां भी सर्वे शुरू हुआ और वहां से भी भगदड़ मची। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन को यह लग रहा है ये जो भगदड़ है ये बॉर्डर के जरिए कहीं उत्तर प्रदेश में ना आ जाए, दूसरे राज्यों से यूपी में ना आ जाए, इसलिए भी धरपकड़ तेज कर दी गई है। और अब हर राज्य में यह शुरू हो रहा है। पिछले दिनों रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बाकायदा चेकिंग शुरू हुई, जांच शुरू हुई थी। अब देखिए जरा किस राज्य में क्या हालात हैं। बॉर्डर की स्थिति यह है कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ज्यादातर तो पेट्रोलिंग होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जो पोरस हैं जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ कर जाते हैं भारत में। 2004 में यूपीए सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों पर एक आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी भारत के 17 राज्यों में रह रहे थे। 2016 में मोदी सरकार ने 2 करोड़ बांग्लादेशियों के होने का दावा किया। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। अब 2025 तक इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। सोचिए, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा सटी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 57 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं। एसआईआर के बाद यहां घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा घुसपैठिए असम में थे, तब असम में इनकी संख्या 50 लाख से ज्यादा थी। इसके बाद असम में एनआरसी चलाया गया। एनआरसी की फाइनल लिस्ट में 19 लाख लोग बाहर हो गए। 19 लाख की नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए। पिछले 60 सालों में बांग्लादेशियों की आबादी भारत में बढ़ी है। यह बड़ी आबादी देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। अवैध बांग्लादेशियों ने न सिर्फ भारत के संसाधनों का इस्तेमाल किया है, दावा यह है कि यह देश की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भीख और क्राइम में भी ये शामिल होते हैं। बांग्लादेश, बेंगलुरु, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल से ये पकड़े जा चुके हैं। असम, कर्नाटक और देश के कई राज्यों से इन्हें पकड़ा गया है।
दिल्ली में आए दिन बांग्लादेशी पकड़े जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, 24 परगना हो और घुसपैठ के ये अड्डे। इसके अलावा हुगली नदी और जंगल के रास्ते भी घुसपैठ होती है। यह है स्थिति जहां ये सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं। इसलिए यूपी में अब डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, घुसपैठियों को पकड़कर रखा जाएगा। जिस तरह दिल्ली में एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, देख रहे हैं, दिल्ली का डिटेंशन सेंटर है, इसी तरह यूपी में बनाए जाने अस्थायी डिटेंशन सेंटर, जहां अवैध तरीके से आए हुए लोगों को रखा जाएगा। इनकी हालत बहुत खस्ता है, जहां पर है इन्हें दुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद लोगों को यहां रखा जाएगा। सुनिए, हमारे सहयोगी इस डिटेंशन सेंटर पर पहुंचे। पिछले समय से दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के नरेला के लमपुर डिटेंशन सेंटर के बाहर है। आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये यहाँ पे बोर्ड है और जिसका नाम सेवा सदन भी है। देखिए, आमतौर पर जब भी किसी को डिटेन किया जाता है तो उन्हें इस तरीके से जो डिटेंशन सेंटर है दिल्ली में वहां पर लाया जाता है। और जो जानकारी हमें अब तक यहाँ पर पुलिस सूत्रों से मिली है कि यहाँ पर तकरीबन 300 जो लोग हैं उन्हें रखा गया है और 500 से ज्यादा लोगों को रखने की यहाँ पर जगह भी है। तो दिल्ली का डिटेंशन सेंटर जहां 300 लोग फिलहाल मौजूद हैं और 500 को रखने की क्षमता है। लेकिन सुनिए जरा, जैसे ही घुसपैठियों पर एक्शन की बात होती है, बहुत से लोग इसे धर्म से भी जोड़ देते हैं। तो सुनिए मौलाना क्या कह रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उन तमाम, मैं समझता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं, भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ कर पकड़ना चाहिए और उनको जो भारत का कानून है उसकी सजा जो उनको देनी चाहिए या उनके देश उनको वापस भेजना चाहिए। क्योंकि देश के अंदर जो लाभ सबको मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो लाभ का फायदा वो भी उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी भी होती है। हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला किया है कि हम अपने प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जो अवैध तरीके से हमारे प्रदेश में घुसाए हैं, चाहे वो किसी भी बॉर्डर से दाखिल हुए हों। उनको या तो देश से बाहर निकाला जाएगा या उनका ठिकाना जेल होगा। इसलिए देश के सभी जिम्मेदार लोग इसके समर्थन में हैं। कोई भी देश से हमदर्दी रखने वाला इस कार्रवाई का मुखालिफ नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू कर रहे हैं, तो सियासतदानों को लग रहा है क्या 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा ऑपरेशन घुसपैठिया होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक राष्ट्रवाद से भी है जो बीजेपी के एजेंडों को सूट करता है। ये देखिए, एसआईआर शुरू हुआ, वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू हुआ, तो घुसपैठियों की पहचान का दावा किया गया। ममता बनर्जी इसके खिलाफ पदयात्रा किया एसआईआर के खिलाफ। ममता विरोध में, तो दूसरी तरफ असम में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। देखिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठियों को पता लगाकर उन्हें देश से निकालेंगे, हर किसी को आने दिया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा, वोट का अधिकार सिर्फ भारतीयों को है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछले 11 सालों से आपकी सरकार है, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कुणाल घोष कह रहे हैं बीजेपी दावा करती है कि घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है, क्योंकि सीमा सुरक्षा उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हम बता रहे हैं कि घुसपैठिए दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, बांग्लादेश ने उन्हें बाहर फेंक दिया, शेख हसीना को भारत में क्यों रखा गया है, वापस भेज दो, वो भी तो बांग्लादेशी है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं अगर कांग्रेस को घुसपैठियों से इतनी दिक्कत है, इतनी ही मोहब्बत है, तो उन्हें राहुल गांधी के घर क्यों नहीं भेज देती है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। सीमांचल में बांग्लादेशी है तो बोलना सीमांचल में नहीं है, दिल्ली में मोदी की एक मुंह बोली बहन है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगाया तो वो मोदी के पास आ गई। मोदी ने कहा मेरी बहना मेरे छत्र छाया में रहना। हम मोदी जी को बोलेंगे आप सीमांचल को लाओ,
हम उसको बताएंगे बांग्लादेश का रास्ता और उसको धकेल देंगे बांग्लादेश। प्रदेश में अगर घुसपैठ हुई है तो आखिर जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार। भाजपा केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। आज तक केंद्र की सरकार घुसपैठियों के बारे में कोई आंकड़े पेश नहीं कर पाई है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक छलावा है, मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का एक प्रयास। 10 साल हो गए, अब विदाई का समय है जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, तब उनको घुसपैठियों की याद आ रही है। आप बताइए कि 10 साल में कितने घुसपैठी आपने बाहर किया या कितनों को चिन्हित किया या कितनों पर कार्रवाई हुई? जब संविधान और लोकतांत्रिक तरीकों से लोग अपने कागज पेश करके वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा रहे हैं तो उन्हें घुसपैठिए कहना पूर्ण रूप से अनुचित है और ये बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एजिटेशन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिल रही हैं। जाहिर है इनके अंदर कौन जाएगा, इनमें मुसलमानों को बंद किया जाएगा इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे। तो ये न सिर्फ ये कि संविधान के मुताबिक है, बल्कि इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है, और इस तानाशाही के खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए। विदेश के दूसरे देशों के मुस्लिम घुसपैठिए, ये कोई भी घुसपैठिया अगर आता है और हमारे देश के मुसलमानों का हक छीनता है, तो ये हमारे देश के मुसलमानों का हक सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग क्यों छीनवाना चाहते हैं? तो केवल हमारे देश के मुसलमानों को उनका हक मिले जो प्रदेश की सरकारों का और देश की सरकारों के जो स्कीम है, तो उन्हें चिन्हित करने के लिए बोला गया है। तो क्या सियासतदानों को सूट करता है इस तरह के मुद्दों को धार्मिक रंग देना? क्योंकि सिर्फ भारत नहीं है जहां घुसपैठ एक मुद्दा है और घुसपैठियों को बाहर भेजना है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमेरिका और सऊदी अरब में भी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने बाकायदा चुनाव लड़ा इस पर। अमेरिका की तस्वीरें आपको याद होंगी, कैसे घुसपैठियों को ट्रंप ने भगाया है। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं, अमेरिका की यह तस्वीर। जब ट्रंप ने एक्शन लेना शुरू किया तो अमेरिका में जो अवैध तरीके से रह रहे थे वो सब भागने शुरू हुए। न सिर्फ भागने शुरू हुए बल्कि बहुत सौ को तो ट्रंप ने, आपको याद होगा, पैर बांधकर कड़ियां बेड़ियां डालकर भी प्लेन में फ्लाइट में बिठाकर उनके देश भेजा है। और बहुत से भारतीय भी अवैध तरीके से जो रह रहे थे उन्हें भी भेजा गया है। अब न सिर्फ ट्रंप, अब देखिए यूके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रिटेन में भी जो अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करता है उसे देखिए कैसे पकड़कर उन्हें वापस भेजा जाता है। तो घुसपैठियों को कोई देश नहीं रखना चाहता, यह सच है। सऊदी अरब भी इसमें पीछे नहीं है। बहुत से पाकिस्तान के लोग किसी तरह सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, फिर वहीं छिप कर रहते हैं। आरोप लगता है वहीं ये भीख मांगते हैं और वापस नहीं आते हैं। सऊदी अरब खुद इससे परेशान है, पाकिस्तान से कई बार कह चुका है तुम्हारे यहां से अवैध तरीके से आए हुए लोग यहां भीख मांगते हैं, माहौल खराब करते हैं, इन्हें वापस ले जाओ। ये भारत में घुसपैठ पर इशू होता है तो ये सियासी इशू है, लेकिन अमेरिका में तो ट्रंप ये एक्शन ले चुके हैं। अमेरिका में अवैध घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में, 2023 में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा इनकी संख्या थी। इसमें से कई अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए, कुछ लोग वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुके। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भी इसे जोर शोर से उठाया। हाल में अमेरिका में घुसपैठ को लेकर कई जगह पर कड़ा एक्शन हुआ है। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर करीब 48 जगह पर जहां घुसपैठ हुई। इसके अलावा 330 बंदरगाह भी हैं जहां से अमेरिका में घुसने की संभावना है। लॉस एंजलिस, शिकागो में ट्रंप प्रशासन ने इनके खिलाफ जोरदार कार्रवाई की है। शिकागो में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध भी हुआ। नेशनल गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई थी। आपको याद होगा सऊदी अरब में 1 करोड़ अप्रवासी कामगार रहते हैं। ये सऊदी अरब में कार्यरत कुल लोगों की आधी संख्या है। ये सऊदी अरब के दफ्तरों में काम करते हैं। पाकिस्तान के लाखों भिखारी सऊदी अरब में रहते हैं जिन्हें समय समय पर सऊदी अरब डिपोर्ट करता रहता है।
हज से पहले यहां करीब 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। अरब देशों में सऊदी अरब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी वजह से काफी संख्या में अवैध प्रवासी यहां पहुंचते हैं। सऊदी अरब में करीब 50 लाख अवैध प्रवासी इथियोपिया के होते हैं। ये जो बेहद खतरनाक डंकी रूट का इस्तेमाल कर यहां पहुंचते हैं और हजारों लोग सुरक्षा बलों की गोली का शिकार भी हो जाते हैं। सुनिए जरा, हमने लोगों से पूछा कि योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन घुसपैठिया चला रहे हैं, क्या कह रहे हैं यूपी के लोग। मुसलमानों को टेंशन लेने की जरूरत है ही। मुसलमान तो बहुत पहले से, आजादी से भी पहले से सैकड़ों सालों से मुसलमान यहाँ रहते हुए आए हैं। मुसलमानों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कोई घुसपैठिया है, दूसरे मुल्क से आए हैं, तो योगी जी क्या करेंगे? हम लोग खुद तैयार है, पकड़ पकड़ के देंगे उन्हें। घुसपैठिया है उसके लिए हम सहयोग करेंगे और उसके साथ रहेंगे। घुसपैठिए हमारे देश में नहीं रहने चाहिए और हमारे देश की विडंबना इतनी तगड़ी हो चुकी है कि जो हमारे नेता है वो विदेशों से आ जाते हैं और वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं। इन सबको पहचान कर वापस भेजने की बहुत जरूरत है। ये हर फैक्ट्रियों में है, ये घरों में है। ये घरों में सत्यापन होने की जरूरत, जितनी फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों में भी सत्यापन होना चाहिए। बहुत ही सराहनीय कदम है। ये कदम तो कायदे में 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। जहाँ जहाँ भी ये रोहिंग्या घुसे हैं वहाँ पे उन्होंने तबाही का काम किया। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी ईमानदारी से उनकी जांच हो और जांच के उपरांत उन पर कार्रवाई हो, तभी मामला ये जो मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया है, खाली ये हवाई आदेश न बनकर रह जाए, इस पर क्रियान्वित इसको होना चाहिए ईमानदारी के साथ, तब जाकर के कुछ भला होगा। 90% उग्रवादी यही लोग हैं, इनको बाहर निकलना ही चाहिए यहाँ से और निकालना भी चाहिए यहाँ से। तो आपने सुना लोगों को, लोग उसके हक में हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद पिछले दिनों एसआईआर का फॉर्म भरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एसआईआर का फॉर्म योगी भर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्म योगी ने भरा एसआईआर पर और उसके बाद यूपी में भी यह सर्वे शुरू हुआ। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देश के अलग अलग राज्यों में सर्वे शुरू हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, दूसरे और राज्यों में हो रहा है। बहुत से सियासतदान इसका विरोध भी कर रहे हैं, बीएलओज जा रहे हैं जो इसमें आगे का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बीएलओज ने सुसाइड किया है, कुछ बीएलओ की मौत हो गई है। बूथ लेवल ऑफिसर जो है इनको यह ड्यूटी दी जाती है सर्वे की, कईयों ने सुसाइड किया है, कईयों की मौत हुई है। इसके बाद सियासतदान सवाल कर रहे हैं कि दरअसल एक साथ बर्डन बहुत ज्यादा है, बोझ बहुत ज्यादा है, काम बहुत बड़ा करना है, इस काम के बोझ तले आत्महत्याएं हो रही हैं। बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 4 नवंबर को इन राज्यों में वोटर रिवीजन हो रहा है, लेकिन कई राज्यों से बीएलओ की मौत की खबरें आई हैं। कुछ राज्यों में बीएलओ के सुसाइड के मामले भी सामने आए हैं, तो कुछ जगहों पर हार्ट अटैक से मौत भी हुई है। बीएलओ की मौत को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर देश में अफरा तफरी मचा रखी है। 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई है। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ममता बनर्जी कह रही है एसआईआर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। यह अभियान अनियोजित, खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा है। यह प्रक्रिया अराजक, बलपूर्वक और खतरनाक है। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर नाम काटने की साजिश रच रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मजबूत है, वहां वोटर हटाए जा सकते हैं। इन जगहों से 50,000 तक वोटर हट सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं भारत में घुसपैठ रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए घुसपैठ को रोकना आवश्यक है। कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को बचाने में लगे, वो मतदाता सूची में किए जा रहे शुद्धिकरण के खिलाफ है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, वोटर लिस्ट नहीं बना रहा है। ये मान के चलिए कि वोटर लिस्ट नहीं बन रही है, और नई इसलिए बना रहे हैं कि 2024 में लोग हार गए यूपी। 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज्यादा कटवा दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां पर 50,000 वोट कम करने जा रही हैं। अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना यह स्वागत योग्य कदम है, और चुनाव आयोग से जो मांग करना है एक राजनीतिक दल के नाते वो मांग करें।
लेकिन गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह दिन रात बूथ पर मेहनत करना पड़ता है। SIR के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरा कदम होगा नागरिकता छीनने का। इसलिए इस देश में अगर नागरिकता छिन गई और वोट उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहां? क्या SIR के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी? इस बात का उन्हें भय है? किस बात का भय है उन्हें? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी या ममता बनर्जी, ये जो पूरी फौज है इंडिया के नेताओं की, इन सबको पता है कि बारी बारी से उनके राज्यों में जब चुनाव होंगे जनता इन्हें उखाड़ फेंकने जा रही है, और इसीलिए SIR के नाम पर ये पूरा का पूरा ये दुष्प्रचार अभियान इन दलों की ओर से चलाया जा रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आतंकवाद पर मौलाना बनाम मौलाना। दिल्ली में धमाका हुआ, धमाके के बाद कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे और उठने लगे जो गिरफ्तारियां हुई उस पर। तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं अरशद मदनी ने कल सवाल उठाए थे गिरफ्तारियों पर और एक्शन जो हो रहा था धमाकों पर, उन पर। अब इमाम एसोसिएशन के हेड उमर इलियासी ने अरशद मदनी को जवाब दिया है। अरशद मदनी ने सवाल उठाया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियों में लगभग कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जो डॉक्टर्स हैं जिन पर आरोप है। इरफान, आपको फंडिंग कहां से आ रही थी? सिग्नल किसने दिया? दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दिल्ली ब्लास्ट करने का? रॉकेट बनाने में एक्सपर्ट था। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे पटियाला हाउस के अंदर भेजा जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक था, अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां ये पढ़ाते थे, जहां डॉक्टर्स तैयार कर रहे थे, इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर एक्शन हुआ। अगली तस्वीर देखिए, चेयरमैन जवाद को ईडी ने उठा लिया। कई 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने उठाया है। बस इसी एक्शन पर अरशद मदनी ने सवाल उठाए इशारों में। मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन दोनों के बीच अब तलवारें खिंच गई हैं। मुद्दा है आतंकवाद का, इसलिए दिल्ली धमाका और उससे जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकले आतंकियों पर मौलाना भिड़ गए। एक तरफ है जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अरशद मदनी, तो दूसरी ओर है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष उमर इलियासी। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। कोई मुसलमानों को दबाने का दावा कर रहा है तो कोई उठाने का ऐलान कर रहा है, लेकिन बहस इस बात पर छिड़ी है कि आतंकवाद में धर्म देखकर कवर फायर दिया जाएगा। अब देखिए जरा एक्शन पर क्या कह रहे हैं मदनी और उन्हें क्या जवाब दे रहे हैं इलियासी। मदनी साहब ने कहा, दुनिया के कई बड़े शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग महापौर जैसे अहम पदों तक पहुंच रहे हैं। लंदन जैसे शहर में भी मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुस्लिम व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों में कुलपति बनने का अवसर लगभग नहीं मिलता है। यदि कोई मुसलमान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे आजम खान की तरह सजा झेलनी पड़ती है। अल फलाह का हाल देख लो, उसके चेयरमैन को जेल में डाल दिया गया, पता नहीं कितने दिनों तक जेल में रखा जाता है। इस पर डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने जवाब दिया, मैं मौलाना अरशद मदनी के बयान की कड़ी निंदा करता हूं, जिसका मकसद देश का माहौल खराब करना है। ये लोगों में डर पैदा करना और अराजकता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने अल फलाह का हवाला देकर आतंकियों का साथ दिया है। लाल किले पर धमाका देश का माहौल खराब करने की साजिश थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 जाने माने लोग गिरफ्तार हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा
के मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। मौलाना मदनी को आतंकवाद के खिलाफ बयान देना चाहिए था, आतंकवाद पर एक शब्द नहीं बोला। उनकी जमीयत उलेमाए हिंद को आतंक का विरोध करना था। मोदी जब से पीएम बने हैं मुसलमानों का विकास हो रहा है, लेकिन अरशद मदनी कभी अच्छे कामों के लिए उनकी तारीफ नहीं करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि आप फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही संदेश दें। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं मदनी ने गैर जिम्मेदाराना बयान से हिंदुस्तान को बदनाम किया है। भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस सब बनता है। नीरज कुमार जेडीयू नेता कह रहे हैं मौलाना साहब यह हिंदुस्तान है जिसकी जमहूरियत बेहद मजबूत है। भारत का लोकतंत्र और संविधान सबको समान अधिकार देते हैं। हर जाति धर्म के लोगों को काम करने और आगे बढ़ने की आजादी है। फिर आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं और भारत पर सवाल उठा रहे हैं। आइए सुनिए जरा अरशद मदनी को और उमर इलियासी को। लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है बहुत निंदा भी करता हूं। देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अब देखिए मदनी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान मेयर नहीं बन सकता है, महापौर नहीं बन सकता है। मेरे पीछे जिन मुसलमानों की तस्वीर आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान के ही हैं और बड़ी शख्सियत हैं, यहीं के लोगों के प्यार से और संविधान से पावर तक पहुंचे हैं, बहुत से इसमें पदों तक पहुंचे हैं, बहुत से अपने प्यार के जरिए बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। पहले देखिए मदनी साहब जैसे और उनकी जैसी सोच रखने वालों के लिए उन्होंने कहा मुसलमान महापौर नहीं बन सकता है। हिंदुस्तान में 3 मुसलमान राष्ट्रपति हुए, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो तो महापौर की बात कर रहे थे। इसे आगे मूव कीजिए। 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, 3 मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी हुए, जाकिर हुसैन, एम हिदायतुल्ला और हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भी हुए। 18 मुख्यमंत्री भी हुए। भारत के 8 प्रदेशों में अब तक 18 मुस्लिम सीएम रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 11 मुसलमान मुख्यमंत्री बने। बिहार, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल में भी मुस्लिम सीएम रहे हैं। वो कह रहे हैं मेयर नहीं बन सकता। 200 से ज्यादा मंत्री और सांसद भी हुए। देश में अब तक 200 से ज्यादा मुस्लिम सांसद बने। विदेश, गृह समेत कई मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अलग अलग राज्यों में सैकड़ों विधायक मुसलमान हैं और 100 से ज्यादा मुस्लिम महापौर ने शहर सरकार चलाई है। यह है सच्चाई। वो कह रहे हैं मेयर नहीं बन सकता। 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान रहे हैं। ये चारों की तस्वीर है जिसमें मोहम्मद हिदायतुल्ला आपके सामने है, मिर्जा, जस्टिस मिर्जा आपके सामने है और 2 और जस्टिस आपके सामने हैं, जो बताता है कि बड़े बड़े चीफ जस्टिस भी मुसलमान इस पद तक पहुंचे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आईबी के चीफ सैयद आसिफ इब्राहिम, खुफिया विभाग जो देश का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके मुखिया रहे सैयद आसिफ इब्राहिम। कई मुस्लिम कुलपति रही है। डॉक्टर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। इसके अलावा डॉक्टर मजहर आसिफ अक्टूबर 2024 में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति बने हैं और डॉक्टर सैयद एनुल हसन जो जुलाई 2021 में मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कुलपति बने हैं। फिल्मी सितारे देखिए जरा, दिलीप कुमार, मधुबाला, वहीदा रहमान, आज के वक्त में शाहरुख खान आप देख लीजिए और सलमान खान, आमिर खान, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह। क्रिकेटर देखिए मोहम्मद अजहरुद्दीन, जहीर खान, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सानिया मिर्जा जैसी टेनिस सनसनी। ये तस्वीरें और ये दिखाने के पीछे वजह यह है कि मदनी साहब जो कह रहे हैं उससे लोगों को क्या गुमराह करना मकसद है। एक सच्चाई यह है कि जहां 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी जिस मुल्क में रहती हो वहां मुसलमान बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं और बड़ा प्यार और प्रेम के जरिए बड़ी शख्सियत भी बने। सुनिए जरा इस पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जो हमारे
राष्ट्रपति जी हुए, ये मुसलमानों के असली आइकॉन है कि जिनको देखकर हमारा भी सिर आदर से झुकता है और वो सिर उठाकर ही हमेशा चलते रहे। उनको आइकॉन बनाइए ना, दूसरों का आइकॉन क्यों बनाते हो? अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने बहुत गलत बात की है। उन्होंने हिंदुस्तान को बदनाम किया है। भारत में माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को जितने हक भारत में मिले हुए हैं दुनिया में कहीं नहीं है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। राजनीति में कोई धर्म लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए अगर कोई हिंदू बहुत अच्छा है तो हमको भी चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग, जिनकी सोच ये है कि आपस में मुसलमानों को गिराओ, मुसलमानों के बारे में गलत बातें करो, मैं समझता हूँ कि ये संविधान के खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। जो यूनियन मिनिस्टर हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान नमक हराम है, आप उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कि जो कह रहे हैं हम तो उनके मजहब को मिटा देंगे, आप तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो हर तीसरे दिन कहते हैं कि इन्हें हम पाकिस्तान भिजवा देंगे। तो इन हालात के अंदर अरशद मदनी साहब ने जो कुछ कहा है एक हद तक बहुत सही है। देश के लिए संविधान बना, समाज के लिए संविधान बना, तो संवैधानिक व्यवस्था रहे। तो देखो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हमारे यहाँ पैसा जा रहा है। ये लोग चाहते हैं मुसलमान रहे अंधा, उठाता रहे इन लोगों का झंडा, खाता रहे डंडा और चलता रहे इन लोगों का धंधा। अब मुसलमान भी पढ़ने लिखने के लिए आगे आ रहा है। इनके इतिहास में बाकायदा नहीं पढ़ने वाला। अब जब मुस्लिम होता है तो इस तरह से हमला होता है, बुलडोजर मुसलमानों के घर पर ही चलता है। तो ये तो अमेरिका और यहाँ की तुलना नहीं। अमेरिका इज ए ग्रेट बिकॉज अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसके उलट दूसरी तस्वीर देखिए कि शाहरुख खान को अब तक के अपने करियर में पहली बार नेशनल अवार्ड मिला था। कभी उन्हें नेशनल अवार्ड नहीं मिला। Delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान। शाहरुख खान, ladies and gentlemen, globally renowned. और शाहरुख खान ने आतंकियों और दुश्मनों को जवाब दिया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां से उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई भी की और दुश्मनों को जवाब भी दिया। इस साल देश के बहादुर सिपाहियों, देखिए जरा शाहरुख खान ने क्या कहा है। यह कार्यक्रम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हो रहा था, जहां शाहरुख मौजूद थे। ग्लोरीस ऑनर्स में शहीदों को याद किया गया और शहीदों के परिजनों के सम्मान में कई दिग्गज यहां पहुंचे थे। इसमें मुकेश अंबानी, सीएम फडणवीस, शाहरुख खान थे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने शहीदों को नमन किया। 26/11 पहलगाम दिल्ली धमाके पर शाहरुख ने भावुक स्पीच दी। कहा, प्राणों की आहुति देने वालों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। इन हमलों में शहीद होने वाले वीर सुरक्षा बलों को मेरा सादर नमन है। पाकिस्तान के दावों को आईना दिखाते हुए शाहरुख खान ने कहा, हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं है। न हमें कोई रोक पाया है और न ही हमें हरा पाया है। जब तक हमारे सैनिक हैं, अमन शांति को दूर करना नामुमकिन है। सुपरस्टार शाहरुख खान ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, कोई पूछे क्या करते हो, सीना ठोक कर कहना देश की रक्षा करता हूं। पूछे कितना कमाते हो, कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमाता हूं। अगर मुंह कर फिर भी तुमसे पूछे कभी डर नहीं लगता, तो कहना जो हम पर हमला करते हैं डर उन्हें लगता है। शाहरुख खान को आपने सुना, लेकिन यही वजह है शाहरुख खान जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। और जिस तरह से पड़ोसी मुल्क साजिश कर रहा है, वो साजिश कैसे नाकाम हो इसकी कोशिशें जारी हैं। खुद एलजी ने जम्मू कश्मीर में आज सिक्योरिटी की एक बड़ी बैठक ली है। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आज एक ड्रोन पकड़ा गया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कुछ चीजें भेजी जा रही थी। पाकिस्तान यह हरकत लंबे वक्त से करता है। ये ड्रोन आप देख रहे हैं, सीमा पार कर बॉर्डर में घुसा, भारत के सरहद के अंदर आया और उसके बाद देखिए ड्रोन मार गिराया गया है। और इसी तरह दिल्ली धमाके के बाद एक और गिरफ्तारी हुई है।
उमर के करीबी तुफैल की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है तुफैल उमर के घर के बगल में रहता था। तुफैल इससे पहले भी पीएसए के तहत कुछ महीने जेल जा चुका है। तुफैल के परिवार का कहना है उसका बेटे का उमर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दोनों में आपस में बातचीत होती थी इसलिए उसे उठाया गया है। लेकिन ड्रोन की जो साजिश थी वो सामने आई है कि कैसे पाकिस्तान से ड्रोन भेजे जाने वाले थे। आतंकियों को मिलने वाले ड्रोन भारी और ताकतवर थे। तैयारी ये थी, ये आधुनिक और लॉन्ग रेंज के ड्रोन थे जिसे पाकिस्तानी हैंडलर भारत पहुंचाना चाहते थे। लॉन्ग रेंज यानी ये कई किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकते थे। ये ड्रोन सामान्य ड्रोन से ज्यादा वजन उठाने में सक्षम होते थे। ऐसे ही ड्रोन से पाक से हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। ये ड्रोन 10 किलो तक वजन उठाने की क्षमता रखते हैं, जिनमें विस्फोटक बांधकर धमाके की साजिश रची जा रही थी। लेकिन इतने भारी और बड़े ड्रोन भेजना आसान नहीं था, इसलिए क्या किया कि ड्रोन को कई पार्ट्स में भेजने की रणनीति तैयार हुई। इसके लिए पाकिस्तानी हैंडलर किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए ड्रोन के पार्ट्स भेजते थे। दावा है कि पार्ट्स आ जाने के बाद आतंकी इनको असेंबल करते थे और फिर ड्रोन पर तैयार किया गया विस्फोटक बांधकर धमाका करते थे। आतंक के इस ऑर्डर का खुलासा आतंकी दानिश ने किया है, जो आतंकियों के लिए हमास स्टाइल में ड्रोन हमले में की फिराक में था। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट देखिए। जैश ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल हमास की रणनीति का उपयोग कर रहा है, यह कोई संयोग नहीं है। ड्रोन को हथियार बनाने तक और हथियारों के जखीरे को अस्पताल में छुपाने तक, यह सब ऐसे लगता है जैसे हमास की आंत की पुस्तक से चुराए हुए पन्ने हो। अब चारों तरफ दूसरे राज्य भी चौकन्ने हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। यूपी में एटीएस जो है वो मदरसों में जा रही है और वहां की डिटेल ले रही है, वहां कौन पढ़ रहा है, किसका ताल्लुक किससे है, किसका कनेक्शन किससे है। ये फतेहपुर की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यूपी के फतेहपुर की। तो यूपी एटीएस के अलावा श्रावस्ती से भी तस्वीर सामने आई है। श्रावस्ती में भी जो मदरसे हैं वहां पर पड़ताल की जा रही है। एहतियातन सारे डॉक्यूमेंट्स और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली के धमाके के बाद से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आतंकी मॉड्यूल को पनपने से रोकने के लिए एटीएस एक्टिव है। यूपी के अलग अलग जिलों से जानकारी जुटाई जा रही है। पता किया जा रहा है कि किस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं। छात्रों और उनके परिजन के नाम नंबर पता लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मदरसों के प्रबंधक और शिक्षकों पर भी नजर है। मदरसों में छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक की कुंडली खंगाली जा रही है। खासकर बाहर से आकर पढ़ाने और पढ़ने वाले रडार पर हैं। एक्शन से नेपाल से सटे श्रावस्ती के मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा है, क्योंकि हाल ही में मदरसा जांच रुकी थी, लेकिन एटीएस ने फिर यह शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने यहां करीब 26 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलवाया था। श्रावस्ती जिले में करीब 100 से ज्यादा अवैध मदरसे सील कर दिए गए। उधर फतेहपुर के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से भी डिटेल मांगी गई है। इनके मुताबिक फतेहपुर जिले में फिलहाल कुल 111 मदरसे हैं, जिनमें 800 से ज्यादा शिक्षक और 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और दरअसल ये छानबीन इसलिए भी, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों को गुमराह करने वाला इमाम इरफान था और जिस जगह उमर ने विस्फोटक छुपाया था वो भी एक इमाम का घर था। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मदरसे से जुड़े लोग। एटीएस ने हम लोगों से डिटेल मांगी है। उसमें जितने भी अपने जनपद में मदरसे संचालित हैं उसमें कुल उसमें पढ़ाने वाले अध्यापकों का विवरण और बच्चों का विवरण, उनके गार्जियंस नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये सब मांगा गया। इसमें सभी टीचर्स और प्रिंसिपल, प्रबंधक और बच्चे सभी की सूचना इसमें। कोई समस्या नहीं, बोर्ड का काम है या किसी सरकारी संस्था का काम है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हमको कुछ पूछना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मांगते हैं, जब भी सूचना मांगी जाती है तब तक दी जाती है। समस्या आप लोगों को देने मतलब एटीएस का पूरा उपलब्ध कराएंगे, एटीएस का सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और अफसोसनाक खबर है। भारत ने और हमने अपने एक फाइटर को खोया, आज उसको अंतिम विदाई दी गई। फाइटर को आखिरी सलाम, नमाज
ये नमांश जो तेजस उड़ा रहे थे दुबई में एयर शो के दौरान, उनका फाइटर क्रैश हुआ वहां उस वक्त। अगली तस्वीर देखिए जरा, आज उनका पार्थिव शरीर जिसे अंतिम विदाई दी गई, सुलूर एयरबेस पर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद नमांश को रूसी फाइटर पायलट्स ने भी देखिए श्रद्धांजलि दी है। आसमान में कलाबाजियां की फाइटर से और इस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अब तस्वीर अगलिया मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं उनके पिता, पत्नी और बच्चा पहुंचा है। उनकी बेटी आप देख रहे हैं जो कांगड़ा पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। तस्वीर में आप देख रहे हैं जो जिन्हें यूनिफॉर्म में देख रहे हैं आप, बेटी का हाथ पकड़े हैं, ये नमांश जी की पत्नी है, वो भी एक फाइटर पायलट है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उनके परिवार में मातम की स्थिति है, गम है, अब तक आंसू रुके नहीं। तस्वीर देख रहे हैं उनकी माता जी को आप। और बहुत गमगीन माहौल के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया, पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ। अब आपको दिखाऊं, नमांश की जो पत्नी है वो भी फाइटर पायलट है। ये आप देख रहे हैं उन्हें यूनिफॉर्म में। तो नमांश बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो कुछ यादें वो छोड़ गए हैं वो हमेशा लोगों के बीच रहेगा। उनके परिवार ने जो गम सहा है, झेला है, उसे बेशक नहीं भुलाया जा सकता। जो मीठी यादें, पायलट नमांश सयाल 2009 में वायुसेना में अधिकारी बने थे। एयरफोर्स में ही नमांश सयाल की मुलाकात अफशा से हुई थी। 1 साल के बाद अफशा और नमांश ने शादी का फैसला किया और साल 2010 में नमांश अफशा ने प्रेम विवाह किया। नमांश के गांव में उन्हें पायलट कपल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि दोनों पति पत्नी वायुसेना में पायलट पद पर तैनात थे। जिस दिन दुबई एयर शो में नमांश के तेजस क्रैश की खबर आई, उस वक्त उनकी पत्नी अफशा कोलकाता में एयरफोर्स ट्रेनिंग में थी। आज जब वो कांगड़ा में विंग कमांडर को अंतिम विदाई देने पहुंची, तो उन्होंने वायुसेना की यूनिफॉर्म में अपने पति को आखिरी सलामी दी। विंग कमांडर के लिए वायुसेना की वर्दी से ऊपर कुछ नहीं था। इस दौरान नमांश और अफशा की 7 साल की बेटी भी वहां मौजूद थी। नमांश के माता पिता ने भी भारी दिल से बेटे का अंतिम संस्कार किया। नमांश की पत्नी अफशा यही चाहती है कि सभी देशवासी विंग कमांडर को एक होनहार पायलट के तौर पर हमेशा याद रखें। सुनिए जरा, जो लोग पहुंचे थे उनकी अंतिम विदाई के दरमियान वो क्या कह रहे हैं। मेरे ही स्कूल में पढ़े थे, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा,
तो आज हम श्रद्धांजलि देने उनके आए हैं। 12th के बाद एनडीए में चले गए, कम इंटरेक्शन रही। यहाँ जब चर्चा हो रही है कि फौज में या एनडीए में जब उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है, बेस्ट परफॉर्मर थे, और एयरफोर्स में भी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स। गांव में सर सभी मतलब वो मातम का माहौल है, सभी यही सोच रहे हैं कि इस तरह से होना नहीं चाहिए था। प्यारा बच्चा था, हमारा छोटा भाई है, हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं इन तरह की चीजें देखते हुए, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारे स्कूल के 21st बैच के थे। आज दुखद घड़ी है कि आज हम अभी बात ही कर रहे थे कि ऐसी घड़ी पे हम मिले हैं जब वो हमारे साथ नहीं है, और पर उनकी ब्रेवरी की जो बातें हैं वो हम कल से ही आपस में कर रहे हैं कि हमने एक अपना अनमोल रतन खो दिया है। विंग कमांडर नमांश के फाइटर क्रैश होने के बाद भारतीय वायुसेना ने कहा, नमांश ने कर्तव्य निष्ठा से देश की सेवा की है। भारतीय वायुसेना इस दुख की घड़ी में विंग कमांडर के परिवार के साथ खड़ी हुई है। उनके साहस और समर्पण का पूरा सम्मान है। दुर्भाग्यपूर्ण तेजस हादसे में उन्होंने जान गंवा दी, लेकिन उनकी सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। सुनील शेट्टी ने कहा, तेजस विमान हादसा बेहद दुखद है। मैं सेना के वीर जवानों को नमन करता हूं जो जी जान से देश की सेवा कर रहे हैं। सोनू सूद ने कहा, नमांश सियाल का साहस हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने देश के लिए उड़ान भरते हुए जान गंवाई है, वो सच्चे योद्धा हैं, सलाम है उनको। कमल हसन ने कहा, तेजस हादसे के बारे में सुनकर दिल बैठ गया है। पूरा देश नमांश के परिवार के साथ खड़ा हुआ है, वो भारतीय वायुसेना के शौर्य थे। अदनान सामी ने कहा, विंग कमांडर नमांश के निधन से बहुत दुखी हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नमांश के पिता क्या कह रहे हैं। बेटा को देश तक पायलट को सारा देश दुखी है। एक होगा पायलट को देश मैं तो वो बेटा खोया, तो क्षति देश की भी मेरी भी है, और उसके लिए जरूरी है कि मैं अपने आप को करवा लूँ। बच्चे हैं तो जिसका दिल करता है होता है, अपने आप को शामिल करे, और ये मौके ऐसी चीजें बड़े कम बच्चों को मिलता है मौका। तो बताया जा रहा है लगभग 200-300 करोड़ की यह शादी है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। अगर आप खुद का सम्मान करते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि बुरी संगति में रहने से बेहतर होता है अकेला रहना। लाइफ का यह फंडा दिया अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने। बहुत साधारण परिवार में जन्मे वॉशिंगटन का अमेरिकी हीरो और राष्ट्रपति बनने का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा है। बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई, तो पढ़ने लिखने का उन्हें बहुत ज्यादा मौका मिल नहीं सका, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ बड़ा करने का जुनून था, और इसी जुनून के साथ वो पहले सेना में भर्ती हो गए। वॉशिंगटन अपने काम में बहुत ईमानदार थे और बड़ी शांति से फैसले लेते थे। सेना में ही बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते ये बिना पढ़ा लिखा सैनिक जंग हरवा देगा और अमेरिका गुलाम ही बना रहेगा। वॉशिंगटन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेते और चुपचाप अच्छे सैनिकों की टीम बढ़ाने में लगे रहे। जल्द ही उन्हें सेना में मेजर का पद मिल गया। उनकी सेना में अनुभव और हथियारों की कमी थी, लेकिन वॉशिंगटन ने सेना के मनोबल को गिरने नहीं दिया। वो अकेले में घंटों सोचते, रात रात भर जीत की प्लानिंग करते, जंग में दुश्मन के खिलाफ चौंकाने वाली रणनीति अपनाई और जीत दिलाकर ही दम लिया। वॉशिंगटन 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने और लाइफ का फंडा दिया। दुनिया में सबसे बुरी आदतों में से एक है बहाने बनाना। बहाना एक तरीके से खुद को धोखा देना है। इसलिए हार हो या जीत, खुद कोशिश करिए और खुद जिम्मेदारी लीजिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनों और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।